बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल का काम उतार लिया था बेटा जो भेजा गया आपको? चलिए, लेट अस स्टार्ट लेसन 2, लोकतांत्रिक संस्थाएं। लोकतांत्रिक संस्थाएं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक खोलिए और पेंसिल साथ में रखिए। अध्याय 1 में हमने विभिन्न प्रकार की सरकारों और लोकतंत्र के उन तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जिनके कारण लोकतंत्र को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस अध्याय में हमारा विशेष ध्यान चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक पार्टियों पर रहेगा। पिछला लेसन था, उसमें हमने लोकतंत्र के महत्व के बारे में, सरकारों के बारे में पढ़ा, और अब जो दूसरा लेसन है ये राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं और चुनाव कैसे होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लागू करने में राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका होती है। भाई ये जो पार्टियां बनी हुई है, कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, बहुजन, जो भी है वगैरह वगैरह, इन पार्टियों को बनाने की क्या जरूरत है, क्यों बनती हैं और इनका रोल क्या है राजनीति में, आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार, यानी सभी को वोट देने का अधिकार। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो चुका है और भारत का नागरिक है, यानी चाहे वो लड़का है, लड़की है, सभी को जो एक देश में रहता है, भारत में रहता है, उसको वोट देने का अधिकार है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जहां पर चुनाव होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, वहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का, अपने नेताओं का चयन करती है, चुनती है उनको और उनके लिए कानून बनाते हैं। आज के समय में एक निश्चित अवधि के बाद कराए जाने वाले चुनाव के बिना हम किसी लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि भाई चुनाव होना और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो तानाशाह हो जाएगा, या सैन्य प्रशासन होगा, या राजतंत्र होगा। लोकतंत्र है तो वहां पर चुनाव जरूर होंगे, ये एक विशेषता है। इंग्लैंड में महिलाओं को पहली बार 1980 में यानी 1918 में महिलाओं को इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कई जगहों पर ऐसा था, ना महिलाओं को ना गरीब लोगों को वोट का अधिकार था। बहुत आंदोलन हुए, बहुत ज्यादा रैलियां, जुलूस, हड़तालें, जब ये अधिकार उनको मिला। 1918 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। उन्हें ये अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद, यानी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, नेताओं को जेल जाना पड़ता है, यात्राएं सहनी पड़ती हैं, जगह जगह पर उनको प्रचार प्रसार के लिए भी दंडित किया जाता है। तो आज कुछ देशों में आज भी है ऐसे देश, सऊदी अरब आज भी है ऐसा, जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि महिलाओं को निष्क्रिय, एक सक्रिय नागरिक के रूप में नहीं माना जाता था। कई देशों में निष्क्रिय नागरिक के रूप में उन्हें माना जाता था। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ है देश के सभी व्यस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, यानी देश में जो भी जवान व्यक्ति हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन सबको वोट का अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी वंश को मानते हो, किसी भी धर्म को, किसी भी रास्ते पर चलते हो और किसी भी लिंग के हो। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो भी नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। और हमारे यहाँ पर सिद्धांत कौन सा है? एक व्यक्ति एक वोट, यानी एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। एक व्यक्ति 2 या 3 वोट नहीं डाल सकता, एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही होगी।
के सिद्धांत का पालन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होता है, चाहे वो एक गरीब आदमी है, चाहे वो एक अमीर आदमी है, चाहे वो धनी है, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, ऊंचे ओहदे पर हो या छोटे कार्य पर। सार्वजनिक निष्क मताधिकार के निम्नलिखित लाभ हैं। क्यों दिया गया है ये अधिकार, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, यह समाज के सभी सदस्यों में राजनीतिक समानता की भावना लाता है। इसके क्या लाभ हैं? सार्वजनिक निष्क मताधिकार के अगर आपसे कोई पूछे लाभ क्या है, तो सभी को समानता दिलाता है, समानता प्रदान करता है, चाहे वो कोई छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है, किसी रंग जाति का कोई भेद नहीं है। यह समाज के सभी सदस्यों में राजनीतिक सभी को समानता प्रदान करता है। देश में सरकार के गठन की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब सरकार एक बनती है, चुनाव होते हैं, तो सभी व्यक्ति वोट डालते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि भाई ये सुंदर है तो इसको वोट डलवाओ, ये पढ़ा लिखा है तो इससे डलवाओ, ये नेता है तो इसकी पावर है, एक आम आदमी की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं और भारत में रहते हैं वो वोट डाल सकते हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, पहली विशेषता। दूसरी, यह एक वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। अगर सभी को वोट देने का अधिकार है तो क्या से होता है कि वहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। नहीं तो वोट ही नहीं होंगे वहां पर। वोट सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के द्वारा लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। यदि वोट देने का अधिकार जनता के कुछ वर्गों को ही दिया जाए, जैसे कई जगह पर है महिलाओं को नहीं दिया जाता, कोई गरीब व्यक्ति है उसको नहीं है, मजदूर संघ को नहीं है, तो इस तरह से अगर कुछ ही वर्गों को दिया जाएगा तो सरकार सही मायने में लोकतंत्र सरकार नहीं कहलाती। इससे तीसरा पॉइंट, सरकार अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के प्रति उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होती जो भी कार्य वो करती है। यदि सरकार ठीक ढंग से काम ना करे तो जनता ऐसी सरकार को हटा सकती है। यानी इसका फायदा क्या है कि सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो वो सरकार आगामी चुनाव में कभी जीतकर नहीं आएगी। इससे जनता सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेती है। अगर जनता की चीजें सुनी जाएगी, मांगे मानी जाएगी, तो जनता भी जो भी कार्य होंगे सार्वजनिक रूप से उसमें भाग लेगी, रुचि लेगी। सार्वजनिक सभी जितने भी काम है सरकार से संबंधित कार्यों में रुचि लेगी। चुनाव और उसका महत्व। चुनाव का महत्व क्या, आप यहाँ से डेट डाल लीजिए बेटा। फर्स्ट जहां से हमने शुरू किया आज यहाँ से डेट डालिए, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस को क्लिक कीजिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या इससे पहले भी, कल मैंने आपको चुनाव के बारे में समझाया था ना, कहां पर उपचुनाव कैसे होते हैं, आम चुनाव क्या है, या जहां पर ये जो उपचुनाव, आम चुनाव और एक होते हैं आपके, अगर किसी को समय से पहले त्याग पत्र देना पड़ जाए या हटा दिया जाए तो वहां पर भी जो चुनाव होते हैं वो उनकी विधि क्या है। ठीक है, 3 तरह के चुनाव बताए थे कल मैंने आपको, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्य अवधि चुनाव। तो इस तरह से उनका महत्व क्या है, प्रत्येक साल 5 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं। इसका महत्व क्या है सुनिए। चुनाव के दौरान जनता के हित से संबंधित बहुत से मुद्दे सामने आते हैं। जनता कुछ चीजें जाती है जो चुनावी समय पर वादे किए जाते हैं फिर पूरे नहीं होते, तो जनता उनको दोबारा उठा सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव पत्र जैसे घोषणा पत्र जारी करती है चुनाव के कि हम ये घोषणाएं कर रहे हैं, हम इनको जीतने के बाद पूरा करेंगे, तो जनता की समस्याएं और राष्ट्र के हित में जो भी चीजें होती है वो नेता राष्ट्र के हित वाली बातें जनता तक पहुंचाते हैं और जनता अपनी जो भी डिमांड्स है वो नेताओं के थ्रू सरकार तक पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, चुनाव द्वारा जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। यानी चुनाव होते हैं तभी तो विधानमंडल में नेता लोग जाएंगे, अपने एरिया से जीतेंगे, फिर वो विधायिका में जाते हैं। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल जो होता है
फिर वो सरकार बनाता है। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो किसी भी क्षेत्र से कोई दल मजबूत नहीं बनेगा, किसी की सरकार नहीं बनेगी। हेलो, हाँ पापा, अभी करूँ मैं बात, मेरी लाइव क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद करूँ पापा। हाँ ठीक। नेक्स्ट सुनिए, चुनाव द्वारा जनता विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। अगर इन प्रतिनिधियों का चयन नहीं किया जाएगा तो हम किसी सरकार का गठन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है नहीं, अप्रत्यक्ष के रूप में हमें प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं और चुनकर सरकार के विधायिका तक पहुंचाए जाते हैं। तीसरा क्या क्या चयन, हाँ हाँ, चयन का मतलब होता है किसी को चुनना, किसी को वोट डालकर हम बहुमत से जिताएं, उसे चयन कहते हैं। भाई इस व्यक्ति को हमने चुन लिया, हमारा नेता है, ये जीत गया, हमने इसको जिता दिया, ठीक है। चुनाव के द्वारा ही जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है। जब चुनाव हो जाते हैं तो जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि जनता ने उसको चुना कर भेजा है, उसको चुनकर भेजा है, जिताकर भेजा है। अगर जनता के हितों की कोई सरकार अनदेखा करती है तो आने वाले कुछ सालों में ही बेदखल हो जाएगी वो सत्ता से, उसको फिर कोई नहीं दोबारा जिताएगा। अगला, चुनाव मतदाताओं को ऐसी समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के साधन है। जो चुनाव मतदाता है, मतलब जब चुनाव होते हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनको पहले ही बताया जाता है कि आप समझिए, देखें कि कौन योग्य व्यक्ति, उसी को वोट दे, और चुनाव की प्रणाली क्या है, किस तरह से वोट दिए जाते हैं, उनको सब समझाया जाता है। जब पर्चे बांटने आते हैं जब उम्मीदवार, तो वो सब समझा समझा कर जाते हैं अपनी अपनी पार्टी के बारे में। जिनके समाधान के लिए सोचने विचारने की, कोई निश्चित फैसला करने की आवश्यकता होती है, वो सोच सकते हैं, उनके पास टाइम होता है 15-20 दिन का कि किस पार्टी को, के नेता को वो, किस उम्मीदवार को वो चुने। चुनाव सरकार को विश्वसनीयता और वैधता प्रदान करता है। विश्वसनीयता यानी चुनाव के द्वारा हम विश्वास जताते हैं कि हमने इस सरकार को चुनकर भेजा है तो इसमें कुछ चीजें है, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा हमने। वैधता का मतलब है कानूनी रूप से, भाई कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी हमने उसी प्रक्रिया को अपनाया, और अपनी पसंद भी हमने वोटों के द्वारा जाहिर कर दी, तो वहां पर हम सरकार को एक विश्वास देकर जिताते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट, केवल एक चुनी हुई सरकार ही मानव अधिकारों की रक्षा कर सकती है। जो एक चुनी हुई सरकार है, जिसको हम चुनते हैं, वही सरकार, जिसका चयन हम करके भेजेंगे, वही तो हमारे प्रति जिम्मेदार होगी। अगर अपनी मर्जी से कोई बनता है, सैन्य प्रशासन है, तो वो जनता कभी नहीं सुनता, वो हमारे अधिकारों की रक्षा भी नहीं करेंगे, वो अपने अपने स्वार्थ की सोचेंगे। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर व्यवस्था है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग को सौंपा गया है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब करते हैं। चुनाव कैसे कराना है, कैसे नामांकन भरवाना है, कैसे किस उम्मीदवार को क्या किसकी सीट देनी है, ये सब चुनाव आयोग निर्धारित करता है। निष्पक्ष चुनाव करवाना, कोई धांधलेबाजी ना होना, सब एक चुनाव आयोग के काम, एक संस्था है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसको, इस पर किसी चीज का दबाव नहीं है, ना ही किसी प्रधानमंत्री की माने, ना राष्ट्रपति की, ना उपराष्ट्रपति की, ना किसी न्यायपालिका का इसमें कोई दखल होता है। ये अपने ही लेवल से इसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया ताकि चुनाव सही ढंग से, चुनाव सही होगी तो सरकार अच्छी बनेगी, इसलिए इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। 6 साल के लिए हम किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। 5 साल के लिए किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। चुनाव आयोग के कार्य, यह संसद, अब चुनाव आयोग के कार्य क्या, हमने पता ना, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो चुनाव से संबंधित जितने भी काम है सबको करती है। तो चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है, ये संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। इसका पहला काम क्या है कि ये, दूसरा पॉइंट था आपका चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था व निष्पक्ष, कोई भेदभाव नहीं करना,
स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने वाली संस्था। इसके कार्य क्या है? पहला कार्य तो चुनाव कराना ही है। क्या? किस किस के? लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव, राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के। ठीक है। फिर यह मतदाता सूची को संशोधित करती है। मतदाता सूची कि कौन सा मतदाता कहां से वोट डालेगा, मतलब उसकी बिल्कुल मतदाता जो डालने वाला है, वोट डालने वाला है, उस सूची को संशोधित करती है। संशोधित का मतलब उसमें फेरबदल करती है। अगर मान लो इस साल चुनाव हुए और कुछ बच्चे ऐसे जो 17 साल के ही हैं, तो उनका नाम उस सूची में नहीं डाला गया, लेकिन आगामी 5 वर्ष में तो 17 के 22 साल के हो जाएंगे ना, तो उन ऐसे बच्चों का उस सूची में नाम जोड़ना, या कोई एक्सपायर हो गया उसके नाम से हटाना। तो संशोधन करने का यही मतलब होता है कि चुनाव जो मतदाता है उसकी सूची में संशोधित करने का काम। मतदाता सूची में बदलाव। फिर मैं नहीं लिखूंगी आपको, संशोधित करना। 1 मिनट। जो मतदाता सूची है, ब्लैक बोर्ड भर गया, नीचे करने से भी नहीं दिखेगा, मैं बुक से ही करवाती हूँ आपको। जो मतदाता सूची है उसको संशोधित करना, उसमें फेरबदल करना, कोई मर गया उसका नाम हटाना, कोई 17 साल 18 साल का हो गया उसका नाम उस सूची में जोड़ना, यानी नामों को हटाना और शामिल करना किसका काम है? चुनाव आयोग का। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करती है कि कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचारी अपराधी घोषित होती है तो उस पार्टी को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं होती। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्होंने वो शर्तें पूरी नहीं की है, कहीं ना कहीं वो कंडीशंस उनकी पूरी नहीं होती, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये चीज तय करना भी किसका काम है? चुनाव आयोग का। चुनाव लड़ने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय एक अलग पार्टी है जो बिना किसी दल के, ना वो किसी पार्टी में शामिल है, कोई पार्टी हो उनके लिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, वो किसी पार्टी में शामिल है, निर्दलीय यानी स्वतंत्र रूप से अपने किसी पार्टी से संबंधित ना होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, उनको भी चुनाव चिन्ह आवंटित करना किसका काम है? चुनाव आयोग का। यह विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार की, उन उम्मीदवारों के लिए ये क्या करता है? आदर्श आचार संहिता, यानी एक ऐसे नियम की नियमावली जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, वोट डालने वालों को भी, वोट डलवाने वालों को भी, और जो राजनीतिक पार्टियां उनको भी, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। ठीक है बेटा। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? वर्तमान सदन के अवधि समाप्त होने और उसे भंग कर दिए जाने पर नई लोकसभा या नई विधानसभा गठित की जाती है। यानी कई बार जितना समय 5 साल का दिया गया है वो टाइम पूरा हो जाए, 6 साल का दिया गया तो 6 साल पूरे हो, और अगर वो समय पूरा नहीं हो रहा, उससे पहले ही भंग करना पड़ जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी लोकसभा या राज्यसभा को, तो वहां पर क्या होगा? दोबारा से चुनाव होंगे। तो वो प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी आपको। लोकसभा के गठन के हेतु राष्ट्रपति द्वारा, नई विधानसभा के गठन हेतु राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ये सूचना दी जाती है किसको? चुनाव आयोग को। और अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सूचना राष्ट्रपति देगा अगर विधायिका से संबंधित है, और राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल देंगे। किसको देंगे? चुनाव आयोग को। जैसे चुनाव आयोग को पता लगेगा कि यहाँ चुनाव की जरूरत है, वो प्रक्रिया को आरंभ कर देंगे। क्या होगा फिर? चुनाव तारीखों की घोषणा। किसी राज्य के भीतर, जब निर्वाचन क्षेत्र मैंने कल पढ़ाया था आपको, ऐसे क्षेत्र जो जहां पर चुनाव कराए जाते हैं, जब निर्वाचन क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर चुनाव होने वाले, तारीखें निश्चित कर दी जाती है कि चुनाव होंगे फला तारीख को,
तो चुनाव आयोग ही ये घोषणा करता है कि तारीख इस तारीख को इस राज्य में, इस तारीख को इस राज्य में। दूसरी, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक उम्मीदवारों का चयन और उनका नामांकन पत्र जमा करना। दूसरा काम क्या है, जो भी नामांकन पत्र है, देखते हो ना आप गांव में कोई पंचायत का नामांकन करने जाते हैं, कोई नगर पालिका का, तो कितने गाजे बाजे के साथ जाते हैं कि नाम लेने जा रहे हैं जी, हमारा नामांकन पर एक फॉर्म भरा जाता है। जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट भरते हैं, ऐसे ही वो इलेक्शन से पहले राजनेता भरते हैं। तो वहां पर सब कुछ लिखा होता है कि कितनी तारीख को नामांकन पत्र जमा करवा सकते हैं और कितनी तारीख अंतिम है, अंतिम डेट कौन सी होगी उस तक जमा कराने होते हैं। उसके तत्काल बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए जब उनको नामांकन पत्र उनका कबूल हो जाता है, मान लिया जाता है, तो उम्मीदवारों का चयन आरंभ कर देते हैं। वो राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले उनकी हाँ भरी जाती है, फिर उसके बाद वो अपने उम्मीदवारों को ढूंढते हैं, मतलब किसको खड़ा करना है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार चढ़ने जब चुनाव जीतने के लिए अपने अपने फिर वो नामांकन पत्र भरते हैं कि हमारे इस उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भरा जाए, जो जीतना चाहता, लड़ना चाहता उसके लिए। फिर नामांकन पत्रों की जांच होती है। रिटर्निंग अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ये उस पूरी की ब्यौरे की जांच पड़ताल करते हैं, नामांकन पत्रों की देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद वो नामांकन जो जमा करता है उस उम्मीदवार से संबंधित सारी अगर कंडीशंस पूरी हैं तो उसको यस करते हैं, नहीं तो उसको रिटर्निंग अधिकारी किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को कोई कमी है तो रद्द भी कर सकता है। ओके, उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करना। उसके बाद जो भी रिटर्निंग अधिकारी है वो क्या करता है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची को प्रकाशित कर देता है। जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके नाम बता देता है कि इस वार्ड से ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस वार्ड से ये लड़ेगा। पूरी सूची उस नगर की, उस गांव की आ जाती है कि कहाँ कौन कौन से मोहल्ले से कौन व्यक्ति खड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि उनको तो पता होता है, जब चुनाव के लिए नामांकन पत्र जाते हैं तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो उसको प्रकाशित कर देते हैं पेपर के थ्रू। फिर चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं, यानी चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देता है, कौन किस पार्टी से लड़ना चाहता है। जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का फूल है। इस तरह से सभी जो उम्मीदवार हैं उनको किसी न किसी को कोई ना कोई चिन्ह मिलता है, अदरवाइज वो नहीं लड़ सकते। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करती हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव जब शुरू होगा चुनाव उससे पहले घोषणा पत्र कि हम ये घोषणा कर रहे हैं, हमें ये वादे जनता से करने हैं और हम इनको पूरा करेंगे, वो पहले जारी करती हैं। फिर उसके बाद वो कार्यक्रम और नीतियां जनता तक पहुंचाती है, लोगों को बताती है। लोग जब भी तो अंतर महसूस करेंगे, भाई ये पार्टी ये दे रही है, ये पार्टी ये सुविधा दे रही है, ये इससे ये लाभ है, इससे, तभी तो वो डिसाइड करेंगे किस नेता को हमें वोट देना। तो ये सब चीजें वो बताती है और चुनाव में विजयी होने पर इन्हें अमल में डालने का वादा भी करते भी है कुछ लोग पूरा। फिर चुनाव प्रचार। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं में इश्तेहार, पंपलेट, झंडे, स्टिकर आदि बांटते हैं। आप देखते हो ना, जो भी चुनाव जीतता है ये चीजें छपाते हैं, यहाँ ब्रोच होती है, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, अपनी अपनी पार्टी के संबंधित जो भी उनको चुनाव चिन्ह मिलता है उस टाइप के वो बनवा देते हैं। एक वो गले में पट्टी सी डालने वाली, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अपनी पार्टी को इंडिकेट करती हैं। इस तरह की चीजों को छपवाते हैं, फिर अपने पक्ष में मतदान ले, यानी वोटों को अपने पक्ष में ले, इसका वो पूरा प्रयास करते हैं। और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और नेता सभाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जनता को ध्यान आकर्षित करते हैं और एक जत्थे के जत्थे इकट्ठे होकर घरों में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। इन दिनों विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और नीतियां कार्यक्रमों के बारे में जनता में जागरूकता लाती है। 15-20 दिन बड़े जोर शोर से प्रोग्राम चलता है। जब इलेक्शन होते थे करो चारों तरफ ऐसे मेला सा लग जाता है, कोई गाड़ियों में कन्वेंसिंग कर रहा है, कोई पैदल कन्वेंसिंग कर रहे हैं अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ। तो टेलीविजन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो दिन प्रतिदिन की जो भी चर्चाएं होती है वो रोज शाम को न्यूज पे सुनाते हैं, अखबार में डेली की खबरें आती है, तभी तो जनता को पता लगता है कि ये पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी, हम कोई सबसे से तो थोड़ी मिल सकते हैं। तो यह प्रचार अभियान मतदाता समाप्त होने से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अगर 48 घंटे यानी एक दिन के 24 घंटे 2 दिन पहले जो भी ये चुनाव अभियान की जो हम ये कोशिश करते हैं ये सब बंद कर देते हैं, ताकि 2 दिन अगर ताजा ताजा किसी को भी प्रभावित किया जाता है तो उसके माइंड में रहते हैं
तो सरकार 2 दिन पहले ही जब सारी चीजें बंद करवा देती है प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को भी सोचने का टाइम मिले कि वो किसको वोट देंगे। उसके बाद मतदान होता है। मतदान वाले दिन मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। ऐसे जैसे ये देखो, ये पिक्चर दिखा रखी है, इसमें ये जवाहरलाल नेहरू वो भाषण दे रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभावित किया जाता है। इधर ऐसी मतदाता सूची मिलती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको लेकर हम जाते हैं, उसको देखकर ही हमें अंदर घुसने दिया जाता है, उसको देखकर ही वोट डलवाए जाएंगे। फिर मतदान वाले दिन अपनी पसंद का जो उम्मीदवार है, जिसको हम मतदान देना चाहते हैं, उसको गुप्त मतदान के थ्रू देते हैं। वोटिंग मशीन रखी रहती है, उसमें बटन होते हैं, किसी को पता नहीं लगता, पर्दे के पीछे जाना होता है और उस बटन को दबाना होता है। केबिन से बना होता है और हेलो हेलो बेटा, लंबा टाइम हो जाता है ना, 45 मिनट पूरे होते हैं तो नेट इश्यूज हो जाते हैं। चलो आज हम इतना ही करेंगे, टाइम भी हो गया आपका। ठीक है, 1 मिनट ही है, आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है बेटा। ओके, यहाँ निशान लगा लो, हमने 7 टॉपिक क्लियर करे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। और कल आओ तो ये पार्ट ये देख के आना सारी पार्टीज। आज तो फिर भी ज्यादा खींच दिया मैंने, 2-2.5 पेज बढ़ा दिए। कल कराएंगे यहाँ से, ठीक है, 2 दिन में लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, इतना ही बहुत है, क्योंकि आज आप अकेले आए हो, बच्चे भी नहीं हुए और अपने अटेंडेंस लगा दो। एक आया था भरत, वो भी गया, इसकी मैं पिक भेज दूंगी क्वेश्चन। अब अच्छे से आ रही है। अब तो कोई बात नहीं, 2 मिनट रह गए, अब कल ही कराऊंगी क्योंकि पूरा भी नहीं होगा। मैं स्टार्ट करूंगी फिर 20 मिनट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कल आपकी क्लास टाइम पे आना और ये खत्म करवा के इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैं भेज देता हूँ साइड बाई साइड। ओके, यू कैन नाउ लीव। क्लास का टाइम हो रहा है, 2 मिनट का। कोई और चीज है, कोई और दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है बेटा, ओके, हाँ, नाउ यू कैन लीव आउट। बाय।